क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? आपकी क्लास कुछ दिन के लिए दिन में शिफ्ट मैं करूंगी, क्योंकि अब आप लोगों की छुट्टियां आ रही हैं, आपको भी बहुत सारे काम करने होंगे। जरूरी नहीं कि आप 7 बजे फ्री ही हो। ओके, कोई प्रॉब्लम? दिन में 12 बजे रहेगा तो चलिए। वॉइस जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, तो बीएड 2023 की तैयारी करने के लिए बैच शुरू हो चुकी है 9693414894। जो टॉपिक छूटे हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, और साथ साथ जब मैं रिवीजन क्लास करवाऊंगी तो वो टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के दिस इज द माई गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर एंड पेटीएम नंबर, व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो। तो यहाँ पे ये सारा कॉलिंग नंबर भी यही है। आपको 350 रुपये पेमेंट करने होते हैं, जो कि वन टाइम है, आपके एग्जामिनेशन तक वैलिड है। तो आपको क्या करना है, पेमेंट कर कर देन स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है और आप ग्रुप में ऐड कर दिए जाते हो। ऐड करने के बाद मैं आपको बता दूं, तो आपको टेस्ट लिंक की आईडी मिलती है, पीडीएफ्स मिलते हैं, ब्लैक बुक मिलते हैं, जेके की सीरीज मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बट मैं आपको ईमानदारी सहित बता दूं तो इंग्लिश में मात्र 40% आपको मिलेंगे, हिंदी में आपको 60% मटेरियल मिलेंगे। तो बाकी आपकी मर्जी, अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आज ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए फिर अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। कॉलिंग करने का टाइम मैं आपको बता दूं तो 5 to 7 PM है, यानी कि शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। उस दिन हमने शिक्षण अभिक्रिया का ये आधा, आज हम उसके अनुसार ये पढ़ेंगे, उससे ज्यादा। कहाँ तक हो चुका था? इफेक्टिव टीचिंग के, इफेक्टिव टीचिंग क्या है? चलिए, तो जरा ये बताइए, शिक्षण क्या होता है? यहीं तक था ना, इसके आगे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है? देखो, किसी भी टीचिंग को आप इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, जरा मुझे बताइए। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या करना चाहिए? इसमें से आप अपने मन से बताइए, आपको किसी भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको किस क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है कि वो टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाए, बच्चों को समझ में आए। बी ए टीचर, सोचिए, सोचिए, चाहिए फटाफट कमेंट आने चाहिए मुझे सबके। बोलिए। गुड इवनिंग नहीं, मुझे बताइए, किसी भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? मान लीजिए कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मैं क्या करती हूँ ताकि टीचिंग आपको एक्टिव, ये बहुत ही अच्छा लगता है, इफेक्टिव लगता है? सोचिए। पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वेरी गुड स्मृति। और कोई? उनको नए नए टीचिंग एड्स से क्या करना चाहिए, रूबरू। टीचिंग एड पता है क्या होता है? एक ऐसी सामग्री, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे क्या है कि आपको इंटरेस्ट लगे। देखो, आपको मूवी कैसे याद हो जाता है 3 घंटे का? बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ना चाहिए, वेरी गुड शिवा का। देखो यहाँ पे आपको मूवी याद हो जाता है,
लेकिन 10 पन्ने का बुक याद नहीं होता है। उसका कारण आपने जाना है? तो उसका कारण है कि आपको वो इफेक्टिव लगता है, आपको उसमें आदमी उछलते कूदते हुए बड़े क्यूट से लगते हैं, लेकिन आपको बुक पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है, तो वो चीजें आपको याद नहीं होती। लेकिन अगर आप मूवी देखते हो तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग लगता है, और उसमें वो भी मूवी अगर बोरिंग हो तो आपको याद नहीं होता, लेकिन अगर मूवी इंटरेस्टिंग हो तो आपको याद हो जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, सेम एज इट इज आपको भी यही काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, रुचि के अनुसार, बच्चों को इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। फातिमा लिख रही हैं बच्चों को खेल खेल में माध्यम से पढ़ाई होना चाहिए, बच्चों को रुचि रहना चाहिए, बच्चों को इजीली हो जाएगा सीखने में। ओके, यहाँ पे देखिए उसी तरीके से यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग है। शिक्षण काल को देखो, टीचिंग में एक ऐसे चीज होते हैं जो आपको खुद से सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा टीचर बनकर देखो, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को कोई विषय पढ़ाने से पहले छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। जैसे आप यहाँ पे आए हो तो आपको मैंने क्या तैयार किया, बीएड में ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, यानी कि आपको एक मेंटली मैंने कहा, तो आप उस चीजों को, जो लोग मेरी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो आपसे आगे रहेंगे। तो इस तरीके से आप मेंटल रूप से प्रिपेयर हो गए। प्रत्येक बच्चों को शैक्षिक, पारिवारिक, मानसिक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। यानी कि आपको क्या है, आपको एक सीखने का अवसर मिलता है। अब मैं ही हर कुछ आपको बता दूं तो क्या आप कर पाओगे? नहीं ना। तो सेम आपको क्या है, सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्यशाला के दौरान शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के खेल तथा गतिविधियों के माध्यम से, कभी कभी ऐसा होता है कि आप हर दिन अगर रेगुलर किसी को भी पढ़ाओगे तो वो इंसान भी बोरिंग होता है, तो कभी कभी आपको एक्टिविटी भी कराना चाहिए। जीवन की कौशल व्यवहार में भी सहयोग देना चाहिए। आधुनिक युग में शिक्षक को परंपरागत तकनीक से हटकर बच्चों को मानसिकता, अब जो है सो बच्चे ये स्लेट पर 2x2 नहीं पढ़ते, नहीं सीखते। अब बच्चे क्या है, 2 का आप उसे फोटो दिखाइए, फिर इस 2 का फोटो दिखाइए, अब इन सबको गुड्डा गुड़िया से जोड़ कर दिखाइए, तो वो बच्चे सीखते हैं। अब पहले हम लोग स्लेट पर लिखा करते थे, क्या अब हम लिखेंगे स्लेट पर? नहीं, लिखते हैं लेकिन बहुत कम लिखते हैं। और सूत्रों से शिक्षण की रणनीतियां क्या क्या होनी चाहिए, अब देखो, यानी कि स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है। शिक्षण अधिगम 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 मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में छात्रों का सबसे पहले होता है रेगुलर होना, जो यहाँ पे अभी भी नहीं। 100 लोग जुड़ चुके हैं, 100 प्लस, लेकिन पढ़ने कितने आते हैं? 36, 37, कभी कभी 40, 50 जाते हैं, बाकी 50 लोगों को पढ़ने से मतलब ही नहीं है, तो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इन बिंदुओं को ध्यान से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझा जा सकता है, जो कि छात्र और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए। अगर टीचर भी, अगर मान लीजिए कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं, आपके टीचर एक दिन आए एक दिन गायब, बोलकर पीछे हट जाए, जैसे कि कहा गया कि आज शाम में क्लास होगी, होगी मतलब होगी। अगर मान लीजिए आप नहीं ले पाए किसी कारणवश तो बोल दिए, अगर नहीं बोलिएगा तो क्या होगा, बच्चे वेट करते रह जाएंगे, तो क्या दोबारा आप पढ़ने जाओगे? नहीं। तो सेम, तो छात्र और शिक्षक दोनों, पिक्चर साफ से दिख रहा है रोशन, आप क्या कीजिए ना, पिक्चर क्वालिटी 240 कर लीजिए। शिक्षण के क्षेत्र में 6E एवं IS मॉडल अपनाया जाता है। देखो अब 6E का मतलब क्या होता है जान लीजिए। 6E एवं IS का होता है संलग्न होना, यानी कि इंगेज होना, उसको एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, एलोबरेट करना, और फिर क्या है, जब सब कुछ, मैं जैसे कि देखो मैं कैसे इवेल्युएट करती हूँ, आपने समास की वीडियो देखी होगी, मैंने आपको क्या किया, पहले सारे चैप्टर्स को पढ़ा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिर क्या है, एक ओवरऑल इवेल्युएट किया, तो ये क्या हो गया, फिर क्या है, उसको स्टैंडर्ड तरीके से आपको बताया, और ये सारी चीजें, तो ये सब विस्तृत है, तो आपको याद रहेगा, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इवेल्युएट, एक्सटेंड, स्टैंडर्ड, ये याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाता है कि 6E मॉडल में से इसमें से कौन नहीं है, या सीटेट भी आप जब आगे दोगे तो आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी संलग्न होना, अन्वेषण, हिंदी वाले समझो, अन्वेषण होना, व्याख्या करना,
विस्तृत रूप से बताना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना एवं मानक करना। 6 हो गए, 2, 2 4 और 2 6, 7 भी हो गया। और ये हो इसमें आईएएस मॉडल भी है। समझ में आया कैसे होता है? अब संलग्न मतलब क्या होता है? बस इतना याद रखो ना, किसी भी चीज में किसी को पार्टिसिपेट करवाना, यानी कि क्या हो जाएगा? संलग्न करना। इसमें प्रक्रिया में सीखने के लिए बच्चे क्या है? बहुत उत्सुक बने रहते हैं। शिक्षक को भी चाहिए कि वे छात्रों को किसी पाठ के प्रति उत्सुकता क्या करे? उत्पन्न करते रहे, यानी कि क्यूरियोसिटी एक आपको उत्पन्न करना होगा, तो ही बच्चे क्या है? पढ़ेंगे। वरना बच्चों को क्लास, तो बच्चों को क्या, आप लोगों को भी क्लास बड़ा बोरिंग लगता है, कभी कभी बोलते हो आप लोग, मैम बड़ा बोरिंग फील हो रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर देखो, अन्वेषण की क्षमता, इसका मतलब इवैल्यूएशन जो आप करते हो, छात्रों को विषय गहराई से अवलोकन करता है। अब आपने जिस क्लास को पढ़ाया उस क्लास से आप क्वेश्चंस पूछिए, तो ही तो पता चलेगा ना कि बच्चों ने कितना सीखा। समझ में आ गया? चलिए, समझाना, व्याख्या करना, यह प्रक्रम की वैसी अवस्था है जिसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि छात्रों को उक्त विषय में कितनी अधिक जानकारी है। ठीक है, छात्रों को, जैसे कि आपने किसी भी टॉपिक को चुना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें आपको, उस बच्चे को कितनी जानकारी है। अब विस्तृत रूप से बताना, ये आपको पता है। मूल्यांकन करना, ये भी आपको पता है, विस्तार से होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। अब मैं आपको देख लूं थोड़ा। देखो, महत्वपूर्ण शिक्षक सूत्र, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो ये देख लीजिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब क्या है? चीज को आप जानते हो और नहीं जानने की ओर। सरल से जटिल की ओर। आपसे पूछा जाएगा इसमें से शिक्षण सूत्र कौन से हैं? तो ये सारे शिक्षण सूत्र हैं। कौन है? तो ये सारे आपके शिक्षण सूत्र हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। तो आप एग्जाम में देखोगे, जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा आप उसे एनालाइज करोगे और देन उसको टिक आउट करोगे। आगमन से यानी कि डिडक्टिव मेथड मैंने पढ़ाया है ना आपको पिछले क्लास में। वास्तविकता से प्रतिरूप की ओर, सेम। संपूर्ण से अंश की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, वास्तविकता से प्रतिरूप, दोनों एक दिया है ये। अनिश्चित से निश्चित की ओर। चलिए, शिक्षण विधियों के प्रकार देख लो। शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन, यह सबसे प्राचीन मेथड है जिसमें ही आपको आता है क्वेश्चंस, इससे भी आपके एग्जाम में आते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस है? थ्योरी पढ़िएगा, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। डायरेक्ट एमसीक्यू लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत गहराई से पूछा जा रहा है। इस प्रकार की शिक्षण विधियों को निम्नलिखित में से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड हम उस मेथड को कहते हैं जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े कॉलेजों में आपने देखा होगा, प्रोफेसर आते हैं, 1 घंटा का भाषण देकर चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? पाठ प्रदर्शन विधि, यानी कि आपको जो दिखाकर पढ़ाया जाता है। अनुवर्ग शिक्षण विधि, तो ये एक प्रकार के ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होता है, आपको इसमें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो आपको ये याद रहेगा, सबसे पहला मेथड कौन सा हो गया? व्याख्यान, यानी कि लेक्चर मेथड। फिर डिमोस्ट्रेटिव मेथड, इसका होता है इंग्लिश सुन लो, डिमोस्ट्रेटिव मेथड। फिर अनुवर्ग शिक्षण विधि का, यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, क्योंकि अब क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, मतलब हाँ, इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। 3 वाला समझा तो दिए। फिर यहाँ पे देखिए, छात्र नियंत्रित अनुदेशन, समझा रहे हैं भाई, पढ़ लीजिए। छात्र नियंत्रित अनुदेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छात्र का विकास स्वाभाविक रूप से हो, उसकी क्षमताएं और योग्यताओं का संपूर्ण विकास हो सके। छात्र नियंत्रण मतलब क्या है? स्टूडेंट कंट्रोलिंग। जब आप बीएड में जाओगे तो आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें ये भी चेक, अगर आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तब तो चेक करेगा ही, नहीं होगा तो नहीं करेगा।
समूह नियंत्रित अनुदेशन, इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को, मान लो कि ये बच्चों है, जैसे कि मैं, आप लोग बच्चे हो, तो मैं आप बच्चों को टोली बनाती हूँ, तो उस टोली में आप क्या करते हो, आपको यह टोली बना बनाकर शिक्षा दिया जाता है। यह एक प्रकार का छात्र नियंत्रण अनुदेशन है। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें शिक्षक छात्रों की निगरानी करते हैं। यानी छोटे छोटे ग्रुप रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों पर ध्यान देना क्या हो जाएगा, अच्छा ही रहेगा। अब देखो वो समूह था, यानी कि ग्रुप्स बनाएंगे। अब क्या है, शिक्षक एवं छात्र नियंत्रण अनुदेशन। अब सेम एज इट इज, दोनों में भूमिका वाद विवाद होता है, यानी कि आपको क्या डिस्कशन कराया जाता है। डिबेट का नाम आपने सुना होगा, अगर इसमें से आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, अच्छे स्कूल में डिबेट नाम का एक चीज होता है। संवेदनशील यानी कि स्किल इंट्रोडक्शन की भी आपको शिक्षा। चलिए, अब प्रमुख शिक्षण सबसे पहला होता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सुन लीजिए, जब आप बीएड में जाएंगे तो भी ये आपको पढ़ना है। व्याख्यान विधि का इंग्लिश होता है लेक्चर मेथड। ये सब मेथड हम पढ़ाएंगे जब बीएड का क्लास लेंगे, तो अभी तो मैं नहीं ले रही हूँ मैं, लेकिन लूंगी, इसी साल से लेंगे। यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। दिस इज द ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी क्या, इसमें शिक्षक बोलता है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो यानी कि ये हमारा कौन सा मेथड है, लेक्चर मेथड है। छात्र सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, विचारों का प्रवाह एक तरफा होता है और शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों के समय व्याख्यान द्वारा प्रस्तुत करते हैं और बच्चे उसको समझते हैं और कॉपी पर नोट करते हैं। आपका ये बीएड पार्ट 1 यानी कि सेमेस्टर चलता होगा तो सेमेस्टर, और नहीं सेमेस्टर चलता होगा तो पार्ट 1 की तैयारी ये हो रही है। अब देखो प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि, दिस इज द वेरी गुड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रयोजन विधि का होता है प्रोजेक्ट मेथड। क्या होता है, तो प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें देखो, इस विधि के प्रतिपादक है W.H. किलोपैट्रिक। कौन है, तो W.H. किलोपैट्रिक। इन्होंने वर्ष 1981 में पढ़ा था। मैं बीएड का क्लास नहीं ले रही हूँ, उसका एक कारण है, क्योंकि मैं पढ़ी हुई हूँ इंग्लिश मीडियम से और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से है, तो मुझे लैंग्वेज चेंज करने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस बहुत जल्दी सोच रही हूँ। यहाँ पे सुनिए पहले, द प्रोजेक्ट मेथड शोध के प्रकाशित किया था। इस विधि के अनुसार क्या होता है, अब देखो ये प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रयोजन विधि क्या है वो समझिए। प्रयोजन विधि, आपने कभी अपने स्कूलों में देखा है कि वो लगे रहते हैं, आपके पास प्रोजेक्टर लगा रहता है, उससे आपको जब आप जाओगे ऑनलाइन क्लास, सबसे अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन क्लास। दिस इज द प्रोजेक्ट मेथड ना। लेक्चर मेथड भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजों को दिखाया जा रहा है, आपके सामने दर्शाया जा रहा है, तो आप लिख लोगे टीचिंग लर्निंग का मेथड। अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप ये सब लिखोगे, जिसमें आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएगा, सुनो, यहाँ पे तो क्वेश्चन होंगे नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा, वह कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे सुनते हैं और शिक्षक बोलता है, तो वो कौन सा मेथड है, जरा मुझे बताइए, जिसमें शिक्षक बोलता है और बच्चे सुनते हैं, कौन सा मेथड है। लेक्चर मेथड, वेरी गुड अली, लेक्चर मेथड, वेरी गुड। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आप थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो शिक्षण की विधि की विभिन्न तकनीक क्या है, यानी कि टेक्निक क्या है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल हैं। पहली बात कि आप ये याद कर लीजिए, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो फ्रोबेल हैं, याद रहेगा। कौन है किंडरगार्टन के, फ्रोबेल हैं। ये आपको सीटेट में भी काम देगा, बीएड में भी काम देगा और आपका ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी काम देगा। तो किंडरगार्टन के जन्मदाता है फ्रोबेल। तो इसमें क्या होता है, यह प्राइमरी जो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि प्राइमरी क्लास 0 to 5 जो आप लेवल के देखते हो, इसमें ऐसे बच्चों का आपका स्कूल होता है। तो फ्रोबेल का याद रखिएगा। विद्यालय क्या है, बालकों का बगीचा है। अब देखो कुछ कुछ टीचिंग की ये टेक्निक भी, ये टेक्निक थी, वो मेथड था, ये टेक्निक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी टेक्निक क्या है, अभी आपने पढ़ा है
जाओ भाई। यहाँ पे देखो, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग होता है। समस्या का प्रोजेक्ट से बालकों को इच्छा के अनुरूप दिया जाता है। यानी कि आपके सामने आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास हुआ करते थे, ठीक है ना। स्मार्ट क्लास अब सरकारी स्कूलों में भी हो गया है। तो वहां पे स्मार्ट क्लास होते थे, जहां पे आप क्या हो, वहां पे देखते थे, आप चीजों को सीखते थे। तो वो हो गया आपका प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। अब देखो डाल्टन मेथड क्या है। ये मेथड अच्छा है, लेकिन देखो डाल्टन मेथड क्या है। डाल्टन विधि क्या है। यह शिक्षा पद्धति 1920 में कुमारी हेलन पाम हस्टनी द्वारा विकसित की गई थी। तो 30 इसमें नगर में 30 बच्चों, इसमें है क्या देखो, विभिन्न विषयों में छात्रों की कठोर समय सारणी के बजाय उनको स्वतंत्रता पूर्ण काम करने दे। जैसे कि देखो, आपको कोई टीचर है, स्कूल में जब आप जाते हो तो आपको दिया जाता था कि बच्चों आप ये क्वेश्चंस कर ला, एक एस्से लिख कर लाना। तो एस्से में कोई क्या क्राइटेरिया था जो आपको करना था? नहीं। यानी कि स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस डाल्टन मेथड में क्या, छात्रों की रुचि के अनुसार विषय को प्रोत्साहन देना। तो आपके नजर में ये 4 मेथड जो आपने जाना, तो इस चारों मेथड में आपको सबसे अच्छा 3 ही मेथड जाना ना। अभी अभी वैसे देखो, टीचिंग में बीएड में टोटल 12 मेथड को आपको पढ़ना है। 12 मेथड में से 3 मेथड को हम बताए हैं आपको। तीनों मेथड में आपको सबसे बेनिफिशियल कौन लगा? बताइए, सबसे बेस्ट मेथड आपको कौन लगा? क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएंगे कि सबसे अच्छा मेथड यानी कि तकनीक कौन सा है, ये भी क्वेश्चंस आएंगे। लेक्चर मेथड, दिस इज द योर ओपिनियन। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। इसलिए ये मेथड को पूरी तरीके से अच्छा नहीं माना गया है। सबसे अच्छा मेथड आपके लिए, बच्चों के लिए होता है प्रोजेक्ट मेथड। तो ये भी आप रखिएगा। ये प्रो आप एक बार जाके बीकू मिश्रा, आप बीएड का जाकर देखिए, बहुत मेरा वीडियो ही है, देखिएगा। आपको बेसिक से सब कुछ सिलेबस वगैरह सब कुछ रखा है। अब मैं सबका कमेंट पढ़ रही हूँ, लेकिन आपका रिप्लाई देने लायक होगा तभी तो। जब बोल दोगे ना क्लास के बीच में, आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए। चलिए, शिक्षण सहायक सामग्री। आप यहाँ पे देखो, प्रभावकारी रुचि का यहाँ पे दृश्य देखो। अब दृश्य में ये सारी क्रिएट की है, लेकिन अब आपको एंट्रेंस में पूछ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, श्यामपट्ट मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड। स्लाइड पता है किसे कहते हैं? याद करो कि हम समास का क्लास पढ़ाए थे, तो समास में वो क्या थे? स्लाइड थे। तो उसे क्या कहते हैं हम? स्लाइड। तो ये सारी चीजें आपको टीचिंग एड में बनानी। पदार्थ मतलब मान लो कि आप पढ़ा, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, मैंने पढ़ाया क्या? फसल, खरीफ फसल और रबी फसल, ठीक है ना। तो खरीफ फसल का एक रियल ऑब्जेक्ट आ सकता है। छोटे छोटे कहीं हम पौधे का इंतजाम कर सकते हैं, धान का इंतजाम कर सकते हैं, गेहूं का इंतजाम कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? रियल ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि वास्तविक पदार्थ हुआ। तो जिससे भी आप देखकर आप पहचान सकते हो। समझ में आया? नमूने क्या होते हैं? तो आप नमूना भी दिखा सकते हो। जैसे कौन सा नमूना? गोल घर के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप गोल घर को बनाकर भी ले जा सकते हो। इसे हम अंग्रेजी में जानते हैं मॉडल। क्या कहते हैं? तो मॉडल। चलिए, सब कुछ का वीडियो बना है, आप एक बार जाइए, लिखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2023 एजुकेशनल आरके पॉइंट, आपको सब कुछ जानकारी पता चल जाएगा। चलिए आप पढ़िए। आप मानचित्र भी आपको पता है, ग्राफ के प्रयोग से भी बना सकते हो, चार्ट के प्रयोग से भी बना सकते हो। तो टेप रिकॉर्ड, रेडियो, ये सारी चीजें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बुलेटिन बोर्ड, चलचित्र। छात्र आप देखो, स्टूडेंट प्रबंधन कैसे करेगा, ये आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। एक मिनट रुक जाइए।
लोगों ने कहा भी नहीं, मैं आपको माइक्रो टीचिंग अभी तक नहीं पढ़ाई और आप ये लेसन भी अब खत्म हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, देखो शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत क्या होते हैं। एक बार बोल भी दिया करो कि मैम कहाँ तक पढ़ाई थी, एक बार पूछ लिया करो ना। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत, यह एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको बीएड तक काम देगा। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अब देखो इसका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसका इंग्लिश जानो, यानी कि आपने कुछ गोल सेट किया, उसका क्या आपके पास सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए। जैसे क्या है यहाँ पे देखो, अध्यापन कार्य पूरा करने के लिए आपको क्या है, ऐसा नहीं समझोगे आप लोग। आपको मैं कहती हूँ ना कि टुडे लाइव क्लास ऑन यूट्यूब 7 PM, किस चीज का, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो ये हमारा क्या हो गया, गोल हो गया। आप लोग उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है तो आप लोग क्या होते हो, 7 बजे हमारे पास आते हो। समझ में आया। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पूछना है ना, क्लास खत्म होने दीजिए, आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, डोंट वरी। अभी मत बोलिए, अभी पढ़ाने दीजिए मुझे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक विषय वस्तु का एक अपना महत्व होता है। यहाँ पे देखो, आप सीधे आप किसी दिन आप डेली पढ़ते हो, कभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो, कभी रीजनिंग पढ़ते हो, कभी आप क्या हो, जीके पढ़ते हो। अगर ये आपको सिलेबस, अगर आपके पास ये सिस्टमैटिक वे से नहीं होता तो क्या आप पढ़ते। अगर मैं किसी भी दिन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दूं, किसी भी दिन मैं आपको हिंदी पढ़ा दूं, क्या आप पढ़ते। नहीं। आपको पता होता है कि हाँ आज इस चीज की है, तो आपके मन में भी एक क्या है, गोल बन चुका है, यस या नो। तो ये क्या होता है, शिक्षक एवं छात्र दोनों को क्या होता है, गोल प्राप्त होता है, यानी कि लक्ष्य प्राप्त होता है। तो कॉन्सेप्ट हुई क्लियर। अब इसमें देखो, ये हो गया कौन सा, निश्चित उद्देश्य का, यानी कि एक फिक्स्ड डिटरमाइनेशन होना चाहिए। अब देखो, परस्पर संबंध का सिद्धांत किसे कहते हैं। देखो आज इस चैप्टर को मुझे खत्म करने हैं, चाहे जितनी रात हो। यह सिद्धांत परस्पर संबंध के आधार पर शिक्षण प्रणाली को, यानी कि जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उस पर क्या होता है, जोर डालता है। जैसे कि देखो, आप अपने रियल लाइफ से जोड़ो। रियल लाइफ में आप क्या हो, डेली सेक्शनल टेस्ट देते हो, तो वो क्या है, आपको पता होता है कि आज मुझे इस, आप क्या होते हो, डेली कभी जीके के क्वेश्चन बनाते हो, फिर मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन बनाते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन बनाते हो, हिंदी के क्वेश्चन बनाते हो। तो ये आपका डेली का टारगेट है। कोई बच्चे क्या करते हैं, बस सेक्शनल टेस्ट मार लिए, दूसरा पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है। दिस इज नॉट ए सिस्टमैटिक वे, यानी कि यह एक सिस्टमैटिक तरीका तो नहीं है ना। तो ये आपको होता है। तो ये कौन से वे, आगनात्मक, मैंने क्या कहा, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। आगनात्मक का होता है इंडक्टिव और निग्नात्मक का होता है डिडक्टिव, यानी कि आप एक तरफ से अचीव कर रहे हो तो एक तरफ से आप किसी को दे भी रहे हो। जैसे कि मान लो कि आपको कोई क्वेश्चंस आ गया तो आप किसी और को बता रहे हो तो उसको भी आ गया, तो आपको कहाँ से आया, आपको मेरे द्वारा आया, लेकिन आप किसी को दे रहे हो तो क्या उसको कहाँ से मिला, तो आपके द्वारा। दिस इज द इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। चलो, अभिप्रेरण का सिद्धांत, यानी कि मोटिवेशन भी होना चाहिए, आंतरिक रूप से भी और बाहर के भी रूप से। अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है, क्या होता है, यह एक असाधारण भूमिका निभाती है, लेकिन 2 प्रकार से होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे कि आपको बीएड करना है, आपको इस बार क्या गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया, ये ही चाहिए। तो यहाँ आप क्या देख सकते हो, तो आप, अब आपके कमेंट को हम देखेंगे ही नहीं। पढ़ना है तो आप लोग मैसेज नहीं कीजिए, बस जितना हम पूछे बस उतना ही जवाब दीजिए, वरना फिर आप ही का नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं। दूसरी बार हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको लगता है कि हाँ कहीं और से पढ़ सकते हैं तो आप जा सकते हैं, इसलिए मैसेज अभी बंद कीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिए। व्यक्तिगत रूप से स्वयं संचालित होती है। जब आपको क्या करना है, बीएड 2023 में मुझे गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट भी कोई अच्छा सा मिल जाए, अरे मुझे तो बस पास होना है। आप तीनों में से कोई तो एक होंगे,
जिसको बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जाहिर सी बात है कि वो मेहनत करेगा। जिसको बस प्राइवेट कॉलेज चाहिए वो थोड़ा कम मेहनत करेगा। जिसको जस्ट पास होना है तो वो क्या करेगा, 1 महीना पहले या 15 दिन से पढ़ाई स्टार्ट करेगा। तो दिस इज द जस्ट पास। उसके नंबर कितने आएंगे, 42, 44। लेकिन जो पढ़ेंगे उसके नंबर कितने आएंगे, 72, 5 ये नंबर आएंगे। तो समझ में आया। चलिए, तो इसको हम कहते हैं मोटिवेशन, यानी कि जो मोटिवेशन होना चाहिए वो आपके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चंस आपके पास कैसे आएगा, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन आएगा, अभिप्रेरण का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आंतरिक और ब्राह्म पे, मतलब क्या इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल, ओनली इंटरनल, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या ऑप्शन मारोगे आप, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंग्लिश में यानी कि आंतरिक, ओनली एक्सटर्नल, इंटरनल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आंसर 1, 2, 3, 4 क्या मारोगे बताओ। क्या मारोगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फटाफट कीजिए, आपको क्लास खत्म करनी पड़ेगी। वेरी गुड। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर मोटिवेशन वर्क करती है। जब आप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, अभी नहीं, जो लोग बीएड के हैं अगर वो देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोटिवेशन, तो आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो वही चीजें होती हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुनरीक्षण का अभ्यास का सिद्धांत। अब देखो पुनरीक्षण का क्या होता है, पुनर्निरीक्षण आपको क्या होता है, अभ्यास और गृहकार्य। देखो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, 2+2, किसी बच्चे ने 4 लिखा, किसी बच्चे ने 6 लिखा, आपसे गलती से चेक हो गया 6 में सही 4 में गलत। तो आप क्या करोगे, दोबारा जाओगे देखने कि कहीं ये मेरा गलत तो नहीं हो गया है। तो उसको हम कहते हैं पुनर्निरीक्षण, और यह एक मूल्यांकन विधि भी है। आपने इस क्लास को, जैसे कि आप मुझे ही देखो, मैं अगर किसी क्लास हूँ, जब वो टॉपिक खत्म हो जाता है तो आपको मैं बोलती हूँ कि 50 क्वेश्चन सॉल्व है, तो वो क्या हो गया, पुनर्निरीक्षण, यानी कि मैंने तो पढ़ा दिया, अब आपको क्या है, मूल्यांकन, यानी कि आपको इवैल्यूएट करने की बारी आई। चलिए नेक्स्ट, पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं, री-इन्फोर्समेंट। इसका इंग्लिश क्या होता है, तो री-इन्फोर्समेंट। देखो री-इन्फोर्समेंट जैसे वर्ड बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लो। री-इन्फोर्समेंट बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्बनन। इंग्लिश में क्या लिखोगे, इन्फोर्समेंट। समझ में आया, री-इन्फोर्समेंट। प्रथम क्या होता है, सबसे पहले देखो सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव कहते हैं, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। शिक्षण अधिक्रियम प्रकार, नकारात्मक, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है, आपने कैसा जवाब दिया है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, नकारात्मक एंड सकारात्मक। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, घटाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सकारात्मक पुनर्बनन पुरस्कार से संबंधित होता है। देख लो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी सुन लो। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको बना बनाया मिल जाए, कभी कभी हम बताते हैं तो वो भी सुना कीजिए। माइक्रो टीचिंग भी सबको बताए थे, पिछले क्लास के पिछले वाले बच्चे सुने नहीं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। तो यहाँ पे सुनो, सकारात्मक पुनर्बनन यानी कि पॉजिटिव जो होता है री-इन्फोर्समेंट, पुनर्बनन का इंग्लिश होता है री-इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे यह किससे होता है, पुरस्कार। बच्चा जब कुछ अच्छा काम करता है, जैसे कि आप ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो, याद होगा टीचमेंट में, तो आपको ना क्या है, वो फोटो बना कर देता है, कौन सा, बैच वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितना प्राउड फील होता है, आप लोग ग्रुप में भेजते हो, अरे मुझे तो फर्स्ट आया है, सोचो। तो बच्चों में नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। जो व्यक्ति कठोर, जो आपके कठोर परिश्रम पर आधारित होता है। चलिए, उत्साह भी देना चाहिए, प्रोत्साहन भी। अब देखो यहाँ पे सरल से जटिल है, तो यहाँ पे देखो अब आया माइक्रो टीचिंग। दिस इज द लास्ट टॉपिक। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग टोटल कितने मिनट का है वो जान लो, टोटल कहीं लिख लेना क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। माइक्रो टीचिंग टोटल 6 मिनट का होता है।
कितने मिनट का होता है? तो टोटल 6 मिनट का होता है। 2022 में भी यही जो अभी का एंट्रेंस से ये क्वेश्चन आया था। शिक्षक के व्यवहार में सुधार के लिए अपनाई जाने वाली जो टीचिंग होती है माइक्रो टीचिंग। देखो माइक्रो टीचिंग कहते किसे हैं? जो आप पढ़ाते हो जैसा होता है, वहां पे स्टूडेंट भी आप रहते हो, आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, वहां पे आप गलतियां करते हो, आपको गलतियों को सुधारा जाता है और आपको बताया जाता है कि आपने कहाँ से ये गलतियां की थी, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो आप आंसर क्या मारोगे? वास्तविक शिक्षण है, यानी कि रियल टीचिंग है, लुक लाइक एज ए रियल टीचिंग, या आप क्या मारोगे? वास्तविक शिक्षण है। फिर आएगा माइक्रो टीचिंग के लिए कितने मिनट का, यानी कि कितना समय निर्धारित है, तो क्या आंसर आएगा? 6 मिनट। क्या हो गया समझ में? चलिए अब देखो माइक्रो टीचिंग में 6 मिनट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसके 6 रूल है। सबसे पहले पाठ नियोजन, यानी कि किसी भी लेसन को हम प्रिपेयर करते हैं। दूसरी बात, उसको हम पढ़ाते हैं। तीसरा उसमें क्या होता है? पृष्ठ पोषण, उसको चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बताते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पुनः पाठ नियोजन करते हैं, फिर पुनः रीटीचिंग करते हैं और फिर पुनः रिविजन। वैसे ये होता है, लेकिन सुन लो, सबसे पहला माइक्रो टीचिंग में होता है, ये हम आपको बता रहे हैं, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। क्या होता है? तो स्किल ऑफ, हाँ पीडीएफ ग्रुप में ऑलरेडी सेंड है, ये पिछला वाला ही पढ़ा रहे जो बच गया था। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको अब एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद आपको आता है आपका स्किल। टोटल होते हैं 8 स्किल। कितने स्किल होते हैं? टोटल कितने स्किल होते हैं बाबू? 8 स्किल होते हैं। याद रहेंगे? ठीक है, आज भी कर देंगे। कितने स्किल होते हैं? 8 स्किल होते हैं, याद रखना। पहला स्किल वो हम आपको बीएड का जब क्लास लेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए टोटल 8 स्किल होते हैं। सबसे पहला स्किल होता है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, सिमुलेशन, फिर होता है आपका ब्लैक बोर्ड, फिर होता है आपका बहुत सा, ये इसमें जो 8 स्किल है उसी 8 स्किल का ये नाम होता है। वीडियो मेरी आएगी भी, आप लोग देखिएगा कैसे कैसे स्किल्स होते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोर टीचिंग किसे कहते हैं? कोर टीचिंग, एनीवन कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कोर टीचिंग? हिंदी में कोर शिक्षण क्या है? बताइए। बता तो रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा, उतने देर से तो मैं बता ही रही हूँ। बताइए व्हाट इज कोर टीचिंग, पता है? तो सुन लो, माइक्रो टीचिंग को ही हम कोर टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग को ही हम कोर टीचिंग कहते हैं, यानी कि कोर शिक्षण। कोर शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली को कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में आएगा व्हाट इज कोर टीचिंग, तो क्या आंसर होगा? माइक्रो टीचिंग इज कोर टीचिंग। चलिए समझ में आया? तो ये लेसन हुआ अब आपको इंड। तो आपको अब सब कुछ पता चल चुका है। इसका प्रीवियस क्लास देख लीजिए आप, उसके बाद ही इस क्लास को देखें जो लोग नए हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अब ये आपका सेकंड था पार्ट। चलिए समझ में आया? कुछ भी इस लेसन से कुछ भी पूछना है आपको? कुछ भी क्वेश्चंस पूछ इस लेसन से, क्योंकि आप सबको समझ चुके हैं अब, तो जरा क्वेश्चन बता दीजिए। ये क्वेश्चन अब तभी बनेगा जब आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। स्किल क्वेश्चंस कैसे आएगा? ये आपको स्किल्स क्वेश्चन आएगा कि कितने प्रकार के स्किल होते हैं, तो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा माइक्रो टीचिंग के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है, तो 6 मिनट निर्धारित किया जाता है। फिर क्वेश्चन आएगा आपको कि सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली क्या है, तो वास्तविक शिक्षण प्रणाली को सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली कहते हैं।
फिर क्वेश्चंस आपको आता है कोर टीचिंग यानी कि कोर शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं, तो माइक्रो टीचिंग को हम कोर शिक्षण प्रणाली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है, और भी क्वेश्चन आता है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, टेंशन मत लो, प्रीवियस ईयर हम सब कुछ करवाएंगे, डोंट वरी, आप लोग बस पढ़ते जाओ, जब आपका समय होगा मैं हर कुछ करवा दूंगी, डोंट वरी, पीछे हटने वालों में से हम नहीं हैं। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण के 4 चरणों वाली योजना, निर्देश, मापन, मूल्यांकन को किसने कहा था? अभी मैंने हफ एंड डंकन ने, पहला देखिएगा, मैंने एक टीचिंग के बारे में कहा है 6 मिनट, टोटल इसके 6 चरण होते हैं जिसमें 36 मिनट का होता है। अब समझे कि 36 मिनट कब है, एक अगर आपको आएगा एक तो 6 मिनट का होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कुल कितने समय होते हैं तो यहाँ पे 36 मिनट होते हैं। 6 इसमें 6 प्रणाली है जिसमें वो 6 कर कर बांटा जाता है। अगर आपसे वहां पे 6 मिनट आंसर होगा तो ही आप 6 में, अगर एक पूछेगा तो 6 मारेंगे, अगर आपको टोटल पूछेगा तो आप 36 मारोगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, अरे ठीक है भाई सर ही बोल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए, तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण संस्थाओं तक सीमित होती है। ये क्या होता है? गलत। शिक्षा कभी भी शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं होती। शिक्षा को कोई भी दे सकता है, मेरा तो कोई संस्थान नहीं है फिर भी मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ, तो ये आंसर हुआ। चलिए, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताएं जो उनमें से संबंधित नहीं। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं जो इसमें से, उद्देश्य यानी कि एम को बताना, पाठ्यक्रम को रटाफिकेशन करना, अधिगम अनुभव क्रिया, विद्यार्थी का मूल्य यानी कि इवैल्यूएशन, एक्टिविटी, रोटिफिकेशन और एम क्या होगा बताओ? इंग्लिश में बोल दी ना, इंग्लिश वाले बच्चे बोलो। कभी भी किसी भी चीज को रटाया नहीं जाता है। आंसर इज बी। क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन का सिद्धांत दिया? अब तो ये बताओ, एकदम पढ़ाए थे। रीइंफोर्समेंट किसने दिया था? जो गलती मारा बहुत पीटेंगे। देखो क्या यही है, क्या मैंने बताया था? बीएफ स्किनर, पुनर्बनल का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट, यही मारेंगे आप लोग। समझ में आया? तो बी क्यों मार रहे हो, किस खुशी में? चलिए, सब तो अभी पढ़ाई हूं। चलिए बताइए, 5वां नंबर, शिक्षण के क्षेत्र में 6E और IS रणनीति में कौन सम्मिलित है? हाँ आप सही बोले हैं। चलिए ये बताइए 5 नंबर, इसको भी पढ़ाई हूं मैंने। क्या बताया है आपको? 6E प्रणाली में संलग्न माने बच्चों को क्या किया जाता है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाता है, अन्वेषण यानी कि उनको क्या है बताया जाता है उस चीजों के बारे में, फिर इवेल्युएट किया जाता है। तो ये सभी आंसर होगा। चलिए चलिए ये बताइए जरा, इनमें से कौन सी विधि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है? तो एक से एक अधिगम, सामूहिक शिक्षण, सामूहिक परिचर्चा यानी कि मॉडल वाला, तो उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर समझ में आया? चलो,
चलिए अब इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको हम पीडीएफ दे देंगे, टोटल 107 क्वेश्चन है, जरा इसे सॉल्व कीजिएगा और आप ग्रुप में डालेंगे। डेली डेली के 100 क्वेश्चन बनाओगे तो काफी है भाई। आज होमवर्क नहीं सुनेंगे क्योंकि काफी लेट हो चुका है और मेरा भी अब ये नहीं है, बोलने का इच्छा नहीं है। ये पीडीएफ हम आपको दे देते हैं ग्रुप में, आप देख लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। समझ में आया? अगर किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। कुछ सवाल है जो आपको पूछने हैं इस चैप्टर से, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रहेगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कुछ कुछ। माइक्रो टीचिंग के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, तो क्या आप कहोगे? हाँ, आंसर भी मिलेगा। तो व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग इज द रियल टीचिंग, लुक लाइक एज रियल टीचिंग। फिर आपको पूछेगा माइक्रो स्टिचिंग में, अगर एक का पूछेगा, एक स्किल का, तो कितना मिनट आप बताओगे? 6 मिनट। अगर आपसे पूछेगा टोटल कितने होते हैं, तो कितना मारोगे आंसर में? टोटल, तो टोटल 36 होते हैं। कहीं कहीं आपको 8 स्किल देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं आपको 6 स्किल देखने को मिलेगा। तो वो सारा स्किल भी हम आपको बताएंगे, वो लेकिन अभी नहीं। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे अच्छी मेथड कौन सी होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्या आंसर मारेंगे? लेसन 2 आपको याद करने हैं और होमवर्क बढ़ा लीजिए, 5-5 और आप एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, कल हम सुनेंगे। चलिए, सबसे अच्छी प्रोजेक्ट मेथड को माना जाता है। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस माय वीडियोज।